Critically examine the legislative, administrative and financial relations between union and state along with सरकारिया एंड पुंची कमीशन रिकमेंडेशन। ये पहला चीज लेजिस्लेचर किस तरीके का रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बीच, एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके का है और फाइनेंशियल किस तरीके का है। लास्ट में आपको सरकारिया कमेटी और पुंची का रिकमेंडेशन देना है। इसका मॉडल आंसर मैं दे चुका हूँ, उसमें जितना है उससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। लेट्स सी कि आपने कितना फेयर किया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑल्सो द स्ट्रक्चर फेडरल इन नेचर डिवाइड्स पावर ऑफ लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल सेंटर एंड पार्ट 11 एंड 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिटरली आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। फेडरलिज्म में कैनेडियन मॉडल लिखना है आपको, कैनेडियन मॉडल। क्वाज़ी फेडरलिज्म कोट करना है। फिस्कल फेडरलिज्म ये बताना है क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बताना है कि ये नया मॉडल है, नीति आयोग का एजेंडा। क्वाज़ी फेडरलिज्म सेड बाय एम.एन. जोशी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनविल ऑस्टिन। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स। बहुत अच्छा है ये आपका। मॉडल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, इंक्लूसिव अथॉरिटी मॉडल, बहुत ही अच्छा आपने इसको कर दिया है डिनोट। कैसे डिनोट किया? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। फॉलो द वेबर प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इन विच स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट derive power from central government, like centralization of power as medium, as mentioned in अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपका कोऑपरेटिव अथॉरिटी मॉडल, ठीक है। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कोऑर्डिनेटिव लोकल जो है इसके अंदर में, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट एज मेंशन इन शेड्यूल 7 ऑफ बट लोकल गवर्नमेंट डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कि जो न्यू मॉडल है उसमें पुराने वाले में आर्टिकल 40 में लिखा था लोकल गवर्नमेंट, बट 73rd और 74th में इसमें भी थोड़ा सा फिस्कल फेडरलिज्म इन्वॉल्व हुआ है लोकल में। कैसे हुआ है? आर्टिकल 243 में स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो फाइनेंशियल पावर का जिक्र करते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र करते हैं, और इसके अलावा आपका एक सेपरेट लेवल पे इसका जो फंक्शनिंग लाइन है वो बताया जाता है, जैसे कि आर्टिकल पार्ट 11 एंड पार्ट 12 की बात अगर हम करें तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। जीएसटी काउंसिल, वोटिंग राइट डिवाइडेड अमॉन्ग स्टेट एंड सेंटर, नेटवर्क द गवर्नेंस, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, people welfare as shown in district with center CSS implementation, state with when follow state directive and work CEO of district planning body, ठीक है ये चीज। तो नेटवर्क गवर्नेंस मॉडल को आप न्यू मॉडल भी बता सकते हैं, किस तरीके से ये न्यू मॉडल है। एंड दिस इज लाइक पोस्ट एनपीएम एजेंडा, एनपीएस वगैरह में या एनपीजी में आप इसको कोट कर सकते हैं। फेडरल फीचर ऑफ इंडिया, टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ भी आपको 3 सेट लिखना होगा, 3 टीयर लिखना होगा। डिवीजन ऑफ पावर, शेड्यूल 7, कितना लिस्ट है यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, लिस्ट 1, 2 एंड 3 में। स्टेट लिस्ट जो है लिस्ट 2 है, ये चीज बताना है आपको। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, कितना अमेंडमेंट अभी तक हो चुका है ये बताइए आप यहाँ पे। सब में डेटा, फैक्ट एंड फिगर कोट करते चलना। Parliament not by state legislature. Final authority to Supreme Court to interpret the Constitution. Example, basic right doctrine. Final authority to Supreme Court to interpret the Constitution. Basic right doctrine. Bicameral legislature. Rigid constitution. ठीक है, इस सारे में आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो बेसिक राइट डॉक्ट्रिन में क्या है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल में आपको देना पड़ेगा जो कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, आर्टिकल 32 को यहाँ कोट करना होगा। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में बताना होगा अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों जगह संभावना है, बिहार में भी है, तो वो चीज़ बता दीजिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताइए कि फ्लेक्सिबल विद रिजिड एटीट्यूड, लाइक बहुत सारे जो फेडरल एलिमेंट्स हैं वो आपको रिजिड हैं बिकॉज, लेकिन उतने भी रिजिड नहीं है जितने यूएसए के, तो आपको कंपैरिजन भी करते चलना है, राइट। कंपैरिजन भी करते चलिए फ्रांस, यूएसए, इन सब का,
नंबर अच्छा मिलेगा कंपैरिजन करने से। नॉन फेडरल फीचर ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ पावर इज नॉट इक्वल, तो इसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, राइट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बताइएगा यूएसए में क्या है? डबल कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक यूएसए डबल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पे बोलिएगा कि इमरजेंसी पावर्स कहाँ से लिए गए? जर्मनी से, ये चीज बता सकते हैं। और यहाँ पे 252, 256, 260 कोट कर सकते हैं, 255, 256 भी कोट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म ऑडिट अकाउंट्स एंड इलेक्शन, तो यहाँ पे सब में आर्टिकल लिखा जा सकता है। 148, 150 एंड 324, ये सब में लिखा जा सकता है आर्टिकल्स। तो थोड़ा बहुत जो है इसमें दिखना चाहिए, लिखना है आपको हर जगह कुछ ना कुछ इंडिकेटिव दिखना चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 टू 263, फाइनेंशियल रिलेशन 268 टू 293। बहुत अच्छा है आपका, ये आपने डिनोट कर दिया। चलिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट एज पर शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, लेजिस्लेशन एक्सटेंड आल्सो डिपेंड ऑन द टेरिटोरियल एक्सटेंड, आर्टिकल 245 आपने लिखा। 245, legislation by center to fulfill the international agreement as per article 253. Indus Water Treaty, Anti-Hijacking Act, when two or more state pass the result. Okay, Damodar Valley Corporation, Governor can reserve the bill for consideration of President, Article 200, residual power lie with center. During emergency, Parliament can make law for whole or part of country, Article 250, administrative relation directive by union to state under Article 256 for compliance, and Article 256 administration of a state over by center. All India services under Article 312. AI is created for both center and state, and power of appointment and removal rests with bill. Interstate Council, President defined the nature of concept. Niti Aayog, work as think tank, coordination body, provide a critical direction and strategic input. 15-year vision document, emergency provision. 365, okay. State can be taken by Bihar, 8-time president rule. Governor of a state, बहुत बढ़िया. Area of taxation has been clearly demarcated between center and state. State war grant, ठीक है. इसमें आपको ये भी बताना है, प्लानिंग कमीशन के टाइम में ग्रांट मेकिंग का बहुत ज्यादा पावर था, नीति के टाइम में पावर फाइनेंस कमीशन को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस चला गया है, बोरोइंग पावर, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा आपने. वर्क एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है, इसको काटने से बचिए. 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, बहुत ही अच्छा आपने इसको डिनोट किया है. इसको थोड़ा सा ऐसा डिनोट करिए कि ये ग्रिड लगे और क्लियरली रीड में आए, राइट. ये ऐसे करके ग्रिड बना दीजिए आप इसका, ये ग्रिड बना दीजिए. Issue with relation, issues of Article 200, 356, 365 to 49. State view not considered in making law under Article 253 and concurrent list. All India services in the control of Union, allocation of grant under 275 to 82, city power with center. Size fit for all mindset, recommendation of Sarkariya Commission. स्पेलिंग मिस्टेक पे लगातार ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा इशू आ रहा है उसमें अभी भी. रिमेन प्लेस्ड इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया. 4 ही लिखा है आपने, कम से कम 7-8 लिखिए. अगर आप एक एक 2-2 लाइन में लिखे तो 7-8 लिखिए. सेट ऑफ IAS AIS इन एरिया सच एज, बढ़िया है ये. तो इसमें बता सकते हैं आपकी एनजैक जो है, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, नहीं, नेशनल जुडिशरी
नेशनल जुडिशियल सर्विसेज, NJS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, AIJS करके ये बताया गया, AIJS। आर्टिकल भी है 249, आई गेस, देख लेना आपको, वो चीज कोट कर दीजिएगा। गाइडलाइन ठीक है, बढ़िया है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेस नहीं देते हैं। शुड केप्ट इन माइंड वाइल केस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर या अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर। फेडरलिज्म इज अ chief mark in culturally, ethnically, linguistically diverse and heterogeneous country like India. So to strengthen the federalism of India, recommendation of Sarkari Administrative Reform Commission should be implementation, as it is easy to be different to marinate. ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है ना, रिकमेंडेशन जो है कोशिश करिए और भी लिखने के, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगरीज बना दीजिए। ऐसे मत स्टार्ट करिए, सबका हेडिंग होना चाहिए, सब हेडिंग होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे कि प्रेसिडेंट रूल, वो हेडिंग होना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट हेडिंग होना चाहिए। इमरजेंसी पावर हेडिंग होना चाहिए। वो एक सुधार करेंगे आप। इशू विद रिलेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा इशू को सब हेडिंग के थ्रू दिखाना है। कम से कम 10 इशू तो होने चाहिए, 15 भी हो सकता है। दूसरा है कि इसमें जितना भी आपने लिखा है वो जाहिर है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन 7 पेज जो चला गया उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको, जो मॉडल्स हैं इसको एज लिमिटेड एज पॉसिबल लिखने की कोशिश करिए डिनोटेशन के थ्रू, और एक एक लाइन में लिख दीजिए। तो ये आपका इतना पेज नहीं जाएगा, 2 पेज नहीं जाएगा। अब फीचर लिख रहे हो ठीक है, उसके बाद जो नॉन नॉन जो आपको नॉन फेडरल फीचर लिख रहे हैं ये भी ठीक है, बट इतना स्पेस मत लीजिए। सेंटर स्टेट रिलेशन ठीक है आपका, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। ये जो काट दिया आपने इससे भी आपका स्पेस गया है। तो इश्यूज में ज़्यादा लिखेंगे, रिकमेंडेशन में पॉइंटेड लिखेंगे, और कंक्लूजन भी ठीक है, आपको कोई खास दिक्कत उसमें नहीं लग रही है। तो लास्ट में भी आप लिखिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो नीति आयोग का एजेंडा है, न्यू गवर्नमेंट का एजेंडा है, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रादर देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके बाद बिहार का जो स्पेसिफिक है लास्ट में भी आपको लिखना जरूरी है कि बिहार भी उसमें आता है। यहाँ पे भी भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ भी बता सकते हैं कि बिहार भी एक फेडरल यूनिट है। इसी तरीके से जैसे पंचायत है, पंचायत सेक्टर लाइन, और वो सब सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन भी यहाँ आपको लास्ट में लिख सकते हैं कंक्लूजन में, कि पंचायत सेक्टर लाइन और डिस्ट्रिक्ट लोकपाल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है वो भी लगा सकते हैं कि डायरेक्टली उनको देने की बात की जा रही है। PFMS का जो रोल है लोकल गवर्नमेंट को बढ़ाने में, ये सब आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपका। इसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी in India. Examine whether parliamentary democracy is suitable for India or it should be replaced by some other form of democracy. ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है क्रिटिकली वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। दूसरा, सुटेबल है ही नहीं, और तीसरा ये है कि रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं किसी और सिस्टम से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी form of democratic form of government in which the party coalition of party with the greatest representation in parliament forms the government and its leader become prime minister. As per Ambedkar, a form and method of government whereby revolutionary changes in economic and social life of people are brought about bloodshed. Our constitution also adopted parliamentary form of government at both level, in which article 74 and 75 deal with central level and article 163 स्टेट लेवल। बहुत बढ़िया है ये आपका यहाँ पे। लेकिन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कोर फीचर्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आपको बताने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लोअर हाउस के प्रति जिम्मेदार, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए, इसके बाद दूसरा लिखना चाहिए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दूसरा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर,
ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी जिक्र कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट बाय मैन बट गवर्नमेंट इज ऑफ रूल ऑफ लॉ, और फिटर्स है गवर्नमेंट पे बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। ठीक है, अम्बेडकर साहब को कोट किया आपने, बहुत अच्छा है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म बहुत अच्छा है। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाता है, लोअर हाउस के प्रति जिम्मेदारी होती है। आइवर्जनिंग कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सीक्रेसी, डिवीजन ऑफ पावर, रियल एंड नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बहुत बढ़िया। एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, PM as leader of House as well as head of executive, also holistic representation, diverse country like India, necessary to maintain democracy, number of seat allocated to a state, responsible government through various motion like no confidence motion, question, ये सब में आपको थोड़ा सा स्पेस लेके लिखना चाहिए। Prevent authoritarianism, power is not concentrated in one hand, group of individual, president of Iran Saddam Hussein became authoritarian। इंडिया का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इमरजेंसी पावर वेस्ट किए गए थे प्रेसिडेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर में, ये चीज़ बता सकते हैं 1975-77 के दरमियान ये चीज़ है। लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चरल वीकनेस, अकाउंटेबिलिटी, मेजॉरिटी ड्रिवन, elected candidate not even able get 50% of vote election, post electoral activity not defined like having performance review 660 720 degree, operational weakness in era of specialization, minister selection depend on merit but selection of minister depend on coalition party demand, efficiency of parliamentary democracy depend upon position because opposition is watchdog of democracy but very weak opposition, ठीक है ये आपका, okay। Then personal weaknesses, criminalization of politics, politicization of criminals, बहुत बढ़िया ये आपका डेटा है। इसी तरीके से डेटा आपको यूज करना है। अबाउट 43% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव क्रिमिनल केसेस। नो नॉलेज क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, बहुत बढ़िया। राजस्थान में लॉ फॉर पीआरआई, कैबिनेट 10th पास बट स्ट्रक डाउन, बहुत ही अच्छा है ये आपका। इसके अलावा आपने person belonging to respective area, Manmohan Singh as Rajya Sabha MP from Assam while belong to Assam, parliamentary not belong to Assam, ठीक है। parliamentary democracy suitable or not, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, पार्लियामेंट को आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं और डेमोक्रेसी को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल वीकनेस आपने लिखा है, ऑपरेशनल वीकनेस लिखा है और पर्सनल वीकनेस लिखा है, तो इसमें आपको प्रेसिडेंट का भी, राज्यसभा और लोकसभा का भी, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जिक्र करना चाहिए। नो नॉलेज क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, राजस्थान में लॉ फॉर पीआरआई मिनिमम 10th पास बट HC स्ट्रक डाउन, पर्सन बिलोंगिंग टू respective area in one thing, parliamentary democracy suitable or not, argument against parliamentary democracy, लेमैन आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, लेमैन है। पावरफुल एग्जीक्यूटिव, EWS, ट्रिपल तलाक, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, गलत लिखा हुआ है डिफेक्शन, और ये आपको क्या हो जाएगा, शेड्यूल 9 नहीं, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लिखा हुआ। फार्म लॉ को फ्रैम लॉ लिख दिया आपने। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्टेबल एग्जीक्यूटिव है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको जब भी ये चीज़ करनी है आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को यूज करना है। यूएसए का कम से कम, फ्रांस का, इन दोनों का सिस्टम आपको करते जाना है कंपेयर, या एक दो और जानते हैं आप, यूके का तो डेफिनेटली जानना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी आप लिख सकते हैं क्या क्या आया है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। जैसे कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, उसी तरीके से जर्मनी का इमरजेंसी पावर, उसी तरीके से बाकी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से जो लिया गया वो भी आप बता सकते हैं। एबिलिटी ओवर इलेक्टेबिलिटी, कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्शन नॉट इलेक्टेड,
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस। ठीक है, ये बढ़िया लिखा आपने, यूएसए के साथ। इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर हैज टू पैरेलल स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सिटीजन। ये बहुत ज्यादा मत लिखिए। रोल ऑफ सिटीजन में सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सेकेंड एआरसी को कोट जरूर करना है आपको, वो डायरेक्टली। ठीक है, ये बढ़िया है। प्लस विच वन इज बेस्ट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी इन 1975, Sonsing Committee on examine the parliamentary democracy, argue the parliamentary system is best suited to our countries and it is unnecessary to abandon it in favor of presidential or any other system. In a vast country like India, with the kind of regional adversity as we have, the parliamentary democracy preserved best the unity and integrity of the country, great responsiveness to the voice of people. ठीक है, बढ़िया है ये आपका। यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए जो बेसिकली आपको लास्ट में लिखना था वो है NCRWC, वेंकट चलैया कमीशन, वेंकट चेलिया कमीशन रिकमेंडेशंस को 3-4 भी कोट कर देंगे चलेगा। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेंकट चलैया कमीशन। तो इसको लक्ष्मीकांत में दिया गया है। 2-3 उठा के यहाँ पर 3-4 उठा के लिख सकते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो फ्लॉज हैं, रीसेंट फ्लॉज, राज्यसभा का आउटडेटेडनेस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का आउटडेटेडनेस, वोटिंग प्रोसेस को रिग कर देना, जिसमें कि हमारा जो बेसिकल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो बहुत ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, डाउन ट्रोडन सेक्शंस को बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है। तो वो आपको जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको यूज़ करना इंडिया सोच सकती है। दूसरा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको बताना था आपको, वो आपने नहीं गौर किया। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। अच्छा, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बढ़िया है आपका, लिख तो दिया ही है आपने। ये आपका अच्छा है। बेसिकली देखा जाए तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा है, हर तरीके से सूटेबल। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने 30/50 दे रहा हूँ, 2 मार्क इसलिए काटा, ये भी 32 जाता, क्योंकि NCRWC का रिकमेंडेशन नहीं लिखा। अदरवाइज ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा आपका प्रोपोर्शनल लिखा आपने, 6 पेज में आपने खत्म कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। कोर कॉन्सेप्शंस को थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और थिंकर्स के साथ मैच करना आपका नहीं हो पाया इसमें। बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड को आपको लिखना था, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रेसिडेंट एंड PM, ये सब चीज़ें आपको यूनिटी ऑफ कमांड में, फ्यूलिज्म में आएंगी, फ्यूल में आएंगी। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आपको लिखना चाहिए, कोट करना चाहिए थिंकर्स को, राइट। तो ये चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक्सप्लेन रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस इन बिहार। If there is one British institution that have survived the test of time and conduct to play a passive role, it is district administration. Show the tremendous amount of resilience and strength of character to adopt changing, like from revenue administration to development administration. District administration evaluation, ancient Maurya, Gupta, Pradeshika, Rajuka, medieval model, Mughal, Fauzdar administrative, Aman Guzar revenue, modern, 1772, district collector, established by Britishers for revenue collection, law and order. Post 1919, hierarchy brings some accountability to DC. Post 1947 India, 766 district as per 2022 considered as primary unit of governance. Changing role of DC. 1950s DC role defined by Grisham's law. ठीक है, DRD वाला आपका अच्छा है, CSS आपका अच्छा है,
PRI बढ़िया है, 73rd 74th ये सब लिखना है आपको। ठीक है, 1990s इन NPM। बहुत बढ़िया आपने इसको लिखा है, विद इन 6 पेज में आपने लिख दिया, बहुत ही अच्छा है। चेंजिंग रोल, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंटल फंक्शन विद रिगार्ड टू बिहार आपने लिखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, सेकेंड ARC के रिकमेंडेशंस सब पे, रेवेन्यू में क्या दिया है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या दिया, डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या दिया है, ये सारा आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात, जो पेपर 1 का कनेक्शन है आपको वो जरूर यहाँ पे डालना है, जैसे कि डेवलपमेंटल फंक्शंस में रिग्स को आप कोट करेंगे, रेवेन्यू फंक्शंस तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मुगलास, कौटिल्य, ये सबको कोट करना है। और आज के रेवेन्यू सिस्टम में किस तरीके से ब्रिटिशर्स का रोल अहम है। ठीक है, जैसे रिपन की जो सिस्टम है, रिपन के सिस्टम को आप कोट करना है। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। लॉ एंड ऑर्डर में आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे कि अ, जो महिला पुलिस है उसका रोल, उसके बाद जो कलेक्टर के पावर्स ओवर ओवर पावर कर दिया गया था, वो कमिश्नरेट सिस्टम में किस तरीके से चेंज होना है वो सेकेंड ARC बताता है। इसी तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर्स को डेलीगेशन में बदलना है, करप्शन को कम करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का एक इंफॉर्मेशन कैबिन होना चाहिए, ये सब बताया है। डिस्ट्रिक्ट लोकपाल का बताया है, ये सब सारा चीज़ आप बताएंगे। डेवलपमेंट फंक्शन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आप बताएंगे किस तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के इशू को बताएंगे, रिफॉर्म्स क्या हुए हैं वो भी बताएंगे। तो एक थोड़ा सा चार्ट वगैरह भी बनाना है जिसमें कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस भी दिखाना है। अदर देन सेकेंड ARC रिकमेंडेशन, योर आंसर इज रियली गुड, और इसको भी मैं स्टार मार्क करता हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो मे बी आपका और भी ज़्यादा लोग अच्छा लिख सकते हैं, बट 6 पेज में मैंने बहुत ही अच्छा देखा, इंग्रेडिएंट आपका है। यहाँ भी 32/50 आपको मैं दे रहा हूँ। दिस इज रियली अ गुड अचीवमेंट फॉर यू, कीप राइटिंग लाइक दिस, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, राइट। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट, डिलिनिएट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, व्हाई इज परफॉर्मेंस बजट कंसिडर गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री,
नीति आयोग का रोल इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस बजट को आपको एक पेज में लिख देना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक को एक पेज में रखना है, गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज को एक पेज में लिखना है, और नीति आयोग के रोल को एक पेज में लिखना है। और फिर फाइनली आपको क्या करना है कि बजट के परफॉर्मेंस बजट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो अब इम्प्रूव हो सकते हैं उसके बारे में आपको रिकमेंडेशंस बताना है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो बताया गया है सेकेंड ईआरसी के द्वारा, उसके थ्रू आप बता सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं परफॉर्मेंस बजट से रिलेटेड, at local level, at district level, at municipal level, at state level, at national level, at international level even। तो ये चीजें आपको करनी है यहाँ। लेट्स सी। ओवर कमीशन बहुत ही अच्छा है। adoption of performance budgeting in USA to make effective management approach to budgeting, and it was introduced in 1950 by President Truman। बहुत ही अच्छा आपका ये चीज है। Unlike the line item budgeting, performance budgeting emphasizes on purpose of expenditure rather than expenditure itself in the present budget in terms of function, program, activities, and project, and also establish relation between physical performance and output and financial input of cash program and activities. In India, estimate committee existed for first time in 1954, and government invited Frank W. Cross, an American expert, to study the suitability and feasibility. Finally, in 1968, on recommendation of ARC1, Government of India adopted performance budgeting। बहुत बढ़िया आपने लिखा। Purpose और aim, this one is mainly aimed at evaluating whether the performance task is being carried out as planned and measuring the performance involved in the budget process। Main characteristic: improve management, higher transparency and accountability, enhanced communication, better decision making। बहुत अच्छा है। एक लाइन में लिखने की कोशिश करिए, स्पेस बच जाएगा। Improve management, skills of implementing management process। ठीक है। मनरेगा for better evaluation program, there is social audit। बहुत अच्छा। Higher transparency and accountability, performance indicator। सात निश्चय योजना, 2 scheme to be achieved between 2020 to 2025। Enhanced communication, it enhanced communication as there are personal responsibility in performing their work, which will result in clear and improved way of telling of work to achieve the objective we have sparrow। Better decision making, with help of proper information management can implement techniques for improvement and take appropriate action to resolve the issue involved। Consider good for developing country, scarcity of resources, so important to prioritize the activity and rationally allocation of resources while budgeting। 5,000 crore for सात निश्चय योजना, बहुत बढ़िया। Efficient execution, it allow periodic reviews and on result their efficiency। village बहुत बढ़िया। Feedback system बहुत बढ़िया। Accountability बहुत बढ़िया। Help in objective 3 levels of performance: result, फाइनल आउटपुट, स्ट्रेटजी। यहाँ देखिए क्लैरिटी के साथ लिखे है ना, और इसको घेरिएगा जरूर। अदर बेनिफिट्स लाइक established criteria of evaluation for selected program which not in previous line item budget। नीति आयोग role as a think tank and coordinated body provided a critical directional and strategic input government for better planning and rational utilization of resources। नीति आयोग documents act as input in performance budgeting 15-year vision document which provide long-term vision and objective to the planning of government। Midterm strategy, ठीक है। Strategy of New India 25, vital for government in planning and evaluation of program and policy of budget output। It provide extra tool to government like performance audit, evaluation parameter। Clarity about clarity होगा, clarity नहीं, improved allocation of budgetary objectives। बढ़िया है आपका ये। वे फॉरवर्ड आप लिख सकते थे, अगर आप बाकी जगह पे स्ट्रक्चर में थोड़ा कट करते स्पेस को तो लिख सकते थे। तो एक जगह आपको वो चीज बताना चाहिए। नीति आयोग को किस तरीके से डिजाइन किया गया है? फेडरल, डिसेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के तौर पे, या प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम के तौर पे भी, या पॉलिसी डायनामो के तौर पे भी। ये थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड यहाँ पे देना है। ये आपका बहुत ही अच्छा लिखा गया है। अगेन 32/50 आपको मिलेगा।
बिहार का भी ढेर सारा आपने एग्जाम्पल दिए। कुछ एग्जाम्पल इंटरनेशनल एग्जाम्पल यहाँ पे मिसिंग है, जो कि यूएन में किस तरीके से होता है, यूएनओ में, डब्ल्यूटीओ में किस तरीके से हो सकता है। इन सारी संस्थाओं का आप परफॉर्मेंस बजटिंग का लिख सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे आप कुछ मॉडल्स को कोट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बजट में, और इंडिया लेवल पे भी कुछ मॉडल्स आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बजट को आप थोड़ा वाइडर टर्म में भी देख सकते हैं कि कैसे बजट के साथ ये प्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया में, और एफआरबीएम एक्ट किस तरीके से परफॉर्मेंस बजट को शेप करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बनाता है। ये चीज़ें आपको पुट करनी है। कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, इसको भी डिलिबरेटली लिखना है आपको। बहुत ही अच्छा है ये आपका, ये भी आपके स्टार मार्क्ड है, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। जितना लिखना चाहिए वो आपने लिखा है, बट देखिए सीमा नहीं है किसी चीज़ की, तो वो हम बात नहीं करेंगे, बट यू हैव रिटन वेल। आपका जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये लिखा गया है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। पेपर वन से आप थोड़ा बहुत कर सकते थे, जैसे कि परफॉर्मेंस बजटिंग आपको बेसिकली किस चीज़ की तरफ ले जाएगा, सेल्फ स्टीम की तरफ ले जाएगा, गवर्नेंस को मोटिवेटिंग फैक्टर होगा बाकी सारे परफॉर्मर्स के लिए, चेंज एजेंट के तौर पे काम करेगा। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो प्लीज डू राइट दैट।